गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप लोगों के फाउंडेशन के पेपर ठीक ठाक गए होंगे। थोड़ी रिस्क तो है कुछ। शायद मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ रहा। सही बोल रहा हूँ मैं? ये वाकई मैंने सही सुना है या गलत सुना है? मैथ्स पेपर टफ था। ओके, बाकी सब ठीक थे। ओके ओके। ऑनलाइन? यस बेटा, गुड आफ्टरनून। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, छोटा सा मतलब सिर्फ नाम बताऊंगा। मेरा नाम अनिल कुमार नाहटा है और मैंने भी सीए किया है और इसीलिए मैं आज आपके सामने हूं। भले मैंने डिग्री ली है लेकिन मैंने उसका पहले यूज़ किया प्रैक्टिस में। मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट की और कोचिंग भी स्टार्ट की। बच्चों को पढ़ाना मेरा शुरुआती दौर में तो बिल्कुल मेरी ज़रूरत थी, फाइनेंशियल नीड थी कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। तो मेरे शुरुआत में मैंने घर पे मतलब शुरुआत की। मैंने तो घर जाकर पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, कमाने के लिए, खर्चे के लिए। और तब मेरे पास साइकिल भी नहीं होती थी तो पैदल जा करके घर पे जाके ट्यूशन लेते थे। उसके बाद दोस्तों को पढ़ाना शुरू किया घर पे। उसके बाद धीरे धीरे घर पे पढ़ाना शुरू किया। जो भी हो, मेरा सीए हुआ और मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट की और कोचिंग भी स्टार्ट की। 3 साल तक ऐसा चला। मैंने सुबह कोचिंग, दिन में ऑफिस, शाम को कोचिंग, ट्यूशन। मीन्स 2-3 साल 4 साल बाद लगा कि मैं शायद प्रैक्टिस के लिए सूटेबल नहीं हूँ। प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी प्रैक्टिस भी, क्योंकि मेहनत करने पे हर चीज़ हो जाती है। चाहे उसके लिए आप, तो प्रैक्टिस भी अच्छी थी। दोनों में से एक का सिलेक्शन करना जरूरी था, हम दोनों के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो मैंने प्रैक्टिस को ड्रॉप किया। प्रैक्टिस मैंने मेरे एक स्टूडेंट जिसका फोटो नीचे लगा है, अजय गंगराड़े, उसको दे दी। उसका बेटा भी यहाँ से सी हो चुका है। वो अजय गंगराड़ा भी यहाँ से सी हुआ है, उसका बेटा भी सी हो चुका है, उसको दी। और उसके बाद मैं फुल फ्लेज कोचिंग में आ गया। यदि मैं अपना टीचिंग एक्सपीरियंस कहूँ तो काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टीचिंग एक्सपीरियंस नंबर से नहीं होता। कितने भी साल हैं, मेरा कितने भी साल का अनुभव हो, यदि मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं तो वो आपके लिए यूजलेस है। क्या मतलब का मेरा नंबर ऑफ ईयर? आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरी बात आपको समझ में कितनी आती है। मेरे बारे में शायद आपने सुना होगा कि मैं पहले, दूसरे, तीसरे दिन समझ नहीं आता। मुझे समझने में आपको 1 हफ्ता लग जाता है, कई लोग बोलते हैं। टाइम लगता है मुझको समझने में। सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है, सबकी अच्छी स्टाइल होती है। सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं तभी तो वो टीचर हैं, नहीं तो टीचर कैसे होते हैं? यदि वो टीचर हैं मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। किसी को किसी का सूट करता है, किसी को किसी का। लेकिन हाँ, मुझे समझने में आपको टाइम लगता है क्योंकि मेरी स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट मानी जा सकती है। और मेरे हिसाब से जब कोई चीज़ की हम जब वजह पे जाते हैं तो उसको समझना टफ होने लगता है, क्योंकि अभी तक बच्चों की प्रैक्टिस क्या होती थी, क्या होता है, और मेरा पर्पस होता है, मेरा तरीका है कि क्या होता है और क्यों होता है। वो क्यों का जवाब ढूंढना आसान नहीं होता, उस क्यों को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि आपने अभी तक क्या होता है पढ़ा है। और जब नई चीज़ पढ़ते हैं तो आप जानते हैं हर नई चीज़ का विरोध होता है। शुरू में हर नई चीज़ के बारे में तो धीरे धीरे वो सब एडजस्ट। तो आपको भी मेरी जो टेक्निक है वो थोड़ा अलग लग सकती है, ठीक है। धीरे धीरे आप उससे भी फेमिलियर हो जाएंगे। तो अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो हम 2 टीचर ने भी डिवाइड कर रखा है। मनोज प्रजापत सर भी हैं और मैं भी हूँ। कुछ चैप्टर वो पढ़ाएंगे, कुछ चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। आज वो अवेलेबल नहीं थे इसलिए उनका डेमो नहीं रखा गया, इसलिए मेरा डेमो है। तो लेकिन कभी वो पढ़ाएंगे, कभी मैं पढ़ाऊंगा। कुछ चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कुछ चैप्टर वो पढ़ाएंगे। ऐसा पिछली बैच में भी वही चल रहा है। तो चलिए, हम जो हमारा मेन सब्जेक्ट है अकाउंट्स, जिसका नाम क्या है, एडवांस अकाउंट। किसी जमाने में अकाउंट अलग होता था, एडवांस अकाउंट अलग होता था। 100 मार्क का अकाउंट, 100 मार्क का एडवांस अकाउंट में 200 मार्क का अकाउंट पढ़ाया करता था। उसको श्रिंक करते 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 वो ले आए 2 सब्जेक्ट को 1 सब्जेक्ट पर और 200 मार्क को 100 मार्क पर। उसमें भी एस डाल दिए, जबकि उस 200 मार्क में एस नहीं होते थे, एस बिल्कुल नहीं होते थे। अब एस भी आ गए हैं। तो जो भी हो,
आपको कुछ चैप्टर में पढ़ाऊंगा और कुछ एस में पढ़ाऊंगा, और कुछ चैप्टर मनोज सर और कुछ चैप्टर एस मनोज सर। तो हम अकाउंट्स जो पहला आपका पेपर है, एग्जाम में भी पहला पेपर आपका अकाउंट होने वाला है, और पहला पेपर बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यदि आपका पहला पेपर बिगड़ गया तो आपकी आगे की एग्जाम पे भी फर्क पड़ता है। आप थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं, अगले पेपर की तैयारी ठीक से नहीं करते, और वो एक जो हमारी इवन अच्छी प्रिपरेशन है वो भी बेकार हो जाती है यदि हमने रिवीजन ठीक से नहीं किया, या एग्जाम टाइम में हम थोड़ा सा अपने आप को लूज कर गए, अपने आप को थोड़ा हमने डिस्टर्ब कर लिया, तो अच्छी खासी पढ़ाई बेकार हो जाती है। तो ज़रूरी है कि हम पहला जो पेपर है अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, उसकी हमारी प्रिपरेशन इतनी ज़बरदस्त हो कि पेपर कैसा भी आ जाए हमारा पेपर खराब नहीं जाना चाहिए। जो हम पढ़ते हैं उससे बाहर पेपर नहीं आता। अब आपको एग्जाम में यदि 6 क्वेश्चन आए, उसमें 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 6 में से 5 करने होते हैं, वो 5 तो आपको पक्का वही मिलेंगे जो हमारे किए हुए हैं। एक आध क्वेश्चन अजीब आ सकता है, एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रैक जा सकता है, वो ऑप्शन में छोड़ दो, लेकिन 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके किए हुए होंगे। उसका अमाउंट बदल गया होगा, थोड़ी लैंग्वेज बदल गई होगी, 5 क्वेश्चन तो ऐसे मिनिमम होंगे जो आपके किए हुए हैं। उसके बाद हमारे 80 नंबर 90 नंबर क्यों नहीं आते? वो क्वेश्चन जो हमारे किए हुए हैं, हाँ एमसीक्यूज में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, क्वेश्चन वही आते जो हम करते हैं, फिर भी स्टूडेंट वहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, वो गलत करके आते हैं। क्या वजह है? आते हुए क्वेश्चन नहीं आते, आते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाते। 2 वजह। एक तो स्पीड, सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टूडेंट को आती है वो स्पीड क्या आती है कि सर 3 घंटे में पेपर मैनेज नहीं हो पाया, क्वेश्चन छूट गए, 80 नंबर का ही अटेम्प्ट हुआ, 85 का ही अटेम्प्ट हुआ, 90 का हो गया। 100 मार्क का अटेम्प्ट करने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं। यानी पहली हार तो बच्चों की स्पीड के लेकर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने शुरू से अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाले। मैं हर बैच में हर दिन चिल्लाता हूं कि स्पीड बढ़ाओ, क्लास में लिखना शुरू करो स्पीड से, घर पर क्वेश्चन करना शुरू करो स्पीड से, टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। लेकिन यदि स्टूडेंट उसको सीरियसली नहीं लेगा तो उसे स्पीड का सामना करना पड़ेगा पहली बार एग्जाम में, और वो सामना नहीं कर पाएगा। जो चीज पहली बार आप करोगे, बगैर प्रैक्टिस करोगे, उसको आप कैसे जीत पाओगे? तो प्रैक्टिस यानी रिहर्सल बहुत जरूरी है। तो आपको स्पीड मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। स्पीड बढ़ाने के लिए अभी से कोशिश करनी होगी। यहां जब क्लास में लिखो, आपको खुद को रियलाइज हो कि हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, हमारी स्पीड डे बाय डे बढ़ रही है, ये जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन आते हुए गलत क्यों हो गए? प्रैक्टिस नहीं थी, चीजें छूट गई, गलत कर दी, पॉइंट स्किप कर दिया या पॉइंट गलत कर दिया, पढ़ा क्या, लिखा क्या, करा क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, वो सिली मिस्टेक, वो सारी चीजें हमें बहुत ट्रबल देती है। और एक ही रास्ता है प्रैक्टिस, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, ये डैम श्योर है। दुनिया में लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसी खतरनाक चीजें कर रहे हैं। अपने मिलिट्री के जवान है जो अपनी जान की बाजी लगाकर बाउंड्री पर है, बॉर्डर पर हैं, वहां पर जान की बाजी लगी हुई है। आप समझ सकते हैं उनको ये पता नहीं होता कि मैं आज ड्यूटी ज्वाइन करूंगा तो कल घर वापस सुबह का सूरज देखूंगा नहीं देखूंगा, इतनी रिस्क में काम कर रहे हैं वो। बहुत सारे लोग अपनी अपनी जान में जोखिम डालकर काम करते हैं। फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, उनको देखो कितना मुश्किल होता है फैक्ट्री में काम करना। 8-8 9-2 घंटे खड़े होकर काम करना आसान नहीं होता। और हमें तो सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई करनी है, घर बैठकर पढ़ाई करनी है, कंफर्टेबल में पढ़ाई करनी है। क्यों हम वो क्यों नहीं कर सकते? हमारे फैमिली मेंबर ने इतनी सुविधाएं दी हैं, वो खुद भले किसी भी पोजीशन में हो पर आपको देखना चाहते हैं कि आप कुछ बन जाएं, कुछ सक्सेसफुल हो जाएं। तो वो चीज़ें आपको बस ये है कि आप प्रैक्टिस 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 बहुत अच्छे से करो। हमारा सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट, उसमें कई सारे चैप्टर हैं। यदि मैं आपको चैप्टर की लिस्ट बनाने बैठूंगा ना बेटा तो उसमें टाइम चले जाएगा। मेरा पूरा 40-45 मिनट जो मुझे मिला है उसमें वेस्ट हो जाएगा कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। वो चैप्टर की लिस्ट भी जरूरी है, पर अब मुझे
क्योंकि आज मेरा डेमो है तो कल शायद मनोज सर आ जाए, तो मुझे आपको कुछ पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो डेमो का मतलब क्या रहेगा, मैं सिर्फ चैप्टर बता के चले जाऊंगा, उससे क्या होगा। तो वो हम लिख लेंगे चैप्टर कौन कौन से हैं लेकिन मैं आपको कुछ पढ़ाना भी चाहता हूं जो हमारे काम आएगा, मनोज सर के भी काम आएगा, जिसके बगैर न मनोज सर पढ़ा सकते हैं न मैं पढ़ा सकता हूं। वो है कैसे बनाई जाती है कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट आपको कई चैप्टर में बनानी पड़ेगी। जो मनोज सर पढ़ाएंगे आपको जी बायबैक, एक चैप्टर पढ़ाएंगे बायबैक। बायबैक मतलब कंपनी अपने ही शेयर्स कैसे खुद खरीद कर कैंसिल करती है। बाय बैक अपने शेयर इशू करना और उसको वापस खरीद कर कैंसिल करना, वो होता है बाय बैक। वो मनोज सर का शायद पहला चैप्टर होता है। जो भी हो उसमें भी पूछी जाएगी बैलेंस शीट आफ्टर बाय बैक। मैं पढ़ाऊंगा अमालगमेशन, उसमें बैलेंस शीट बनेगी। मैं पढ़ाऊंगा कंसोलिडेशन, उसमें बैलेंस शीट बनेगी। एक चैप्टर ही है अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, वो भी एक बैलेंस शीट बनाने का ही चैप्टर है। आप पढ़ेंगे मनोज सर से इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, उसमें बनती है बैलेंस शीट। हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनती है, वो भी कंपनी की। तो कंपनी की बैलेंस शीट के बगैर उद्धार नहीं है। तो हमें समझना है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत। तो आज मैं बजाय चैप्टर के इंट्रो के कि मैं कौन कौन से चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कौन कौन से मनोज सर पढ़ाएंगे और कौन कौन सा चैप्टर है उससे मुझे क्या मतलब, कौन कौन सा एस, मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ जो इससे आप आज जाएं तो कुछ सीख कर जाएं। और ये मत सोचना कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया तो अभी तो ठीक है बैठे हैं। आप उसको बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई करें, जैसे कि आपका एग्जाम क्लियर ही हो गया है फाउंडेशन का, फिर बाद में देखेंगे जो होगा वो देखेंगे। पर अभी तो आप मान के चलें, और जो आपने पढ़ा वो बेकार नहीं जाएगा, कभी भी पढ़ा हुआ चीज वेस्ट नहीं होती। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में बैलेंस शीट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। आपको ये पता है कि शेड्यूल 3 ना ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। बेटा शेड्यूल 3 जो है कंपनीज एक्ट 2013 की जो शेड्यूल 3 है उसमें बताया गया है कि कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा, कैसा होगा। इसमें हम समझेंगे, ये आप बस सुनकर एक तरफ पढ़ देना, ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज। डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। डिवीजन 1, 2, 3, डिवीजन 1, 2, 3 ये 3 फॉर्मेट आपको देखने होंगे। बेटा ये हमें काम का नहीं है, ये है एनबीएफसी पर एप्लीकेबल, एनबीएफसी, इसे हमें नहीं पढ़ना है। डिवीजन 3 शेड्यूल 3 की जो डिवीजन 3 है उसमें जो बताया गया है कि एक एनबीएफसी अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाती है। एनबीएफसी जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, क्या आप जानते हैं बेटा? देखिए क्या होता है, अभी जरूरत नहीं, फिर भी हम हर टर्म को समझते रहेंगे। एनबीएफसी भले हमें काम का नहीं, फिर भी जब आया है लिखा है तो समझने आए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बेटा बैंक तो आप समझते हैं, बैंक समझते हैं कि बैंक क्या करता है। यदि मैं बैंकर हूं तो मैं आपसे डिपॉजिट लेता हूं, आपकी मनी मेरे पास जमा करता हूं सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, मैं आपसे मनी एफडी अकाउंट में मनी लेता हूं और लेकर लोगों को उधार बांटता हूं। आपसे मैंने पैसा लिया सेविंग अकाउंट में, इनको उधार बांट दिया। आपसे मैंने करंट अकाउंट में पैसा लिया, उनको उधार दे दिया। आपसे मैंने एफडी बनवाई, आपसे एफडी ली और उनको मैंने लोन दे दिया। तो मेरा काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बैंक का काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसेस, गिविंग एडवांसेस, ये काम बैंक का है। अब वैसे बैंक तो बहुत सारे काम करता है, बैंक का जो ट्रेडिशनल वर्क है, पुराना धंधा है, वो डिपॉजिट लेना और एडवांसेस देना, ये काम है बैंक का। तो बैंक तो आप जानते हैं, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब जानते हैं।
एसबीआई या कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, सब जानते हैं। अब लेकिन एक कंपनी है, एक कंपनी है, वो बैंक नहीं है पर वो बैंक का काम करती है। बैंक नहीं है पर वो कंपनी बैंक का काम करती है। जैसे मान लो मैं अब हट जाऊं बैंक की जगह, मैं एक कंपनी हूं एबीसी लिमिटेड, मैं हूं एबीसी लिमिटेड। मैं क्या करता हूं? वही काम करता हूं जो एक बैंक करता है। मैं आपसे रुपया लेता हूं कि लाओ मुझे रुपया दो, और वो रुपया लेके मैं इनको लोन पे आपसे रुपया लेता हूं, आपको ब्याज दूंगा 7%, आपसे मैंने ले लिया डिपॉजिट 7% पर, इनको दे दिया 11% पर, बीच में मेरा मार्जिन रख लिया। तो मैं बैंक नहीं हूं पर मैं बैंक का काम करता हूं, बैंकिंग जैसा काम करता हूं। तो मैं क्या हो गया? मैं बैंकिंग हूं या नॉन बैंकिंग? मैं हूं बैंक हूं या नहीं हूं? नहीं हूं। तो मैं हूं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, क्योंकि मैं ये जो काम कर रहा हूं ये फाइनेंस कंपनी का है। तो वो होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। वो कंपनी जो बैंक नहीं है पर बैंक का काम करती है, उसको बोलते हैं एनबीएफसी। इसकी आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने बता दिया। अब डिवीजन 1 और डिवीजन 2, बेटा अब यहां पर कंपनी के बारे में आप बात करें। कंपनी के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिखा है, कंपनी क्या होती है। कंपनी एक होती है लिस्टेड, एक होती है अनलिस्टेड। क्या आप समझते हो लिस्टेड कंपनी? लिस्टेड कंपनी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। जैसे आपको रिलायंस के शेयर खरीदना है, रिलायंस के, तो कहां जाओगे? मुकेश अंबानी के पास, नीता अंबानी, अनंत अंबानी, कहां जाओगे? कहां से खरीदोगे रिलायंस के शेयर? कहां से? किराने की दुकान से? नहीं, फिर कहां से? स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज से आप शेयर खरीदोगे और रिलायंस के शेयर आपको स्टॉक एक्सचेंज में मिल जाएंगे। आप उस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। और उसकी वजह है कि रिलायंस कंपनी ने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवा रखा है, इनरोल करवा रखा है, अपना नाम वहां पर दर्ज करवा रखा है। जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी एनएससी सुना होगा ना। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर रिलायंस ने अपना एप्लीकेशन लगाकर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो वो रिलायंस क्या हो गई? लिस्टेड कंपनी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। तो जो कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है, इनरोल होती है, उसका नाम वहां किताबों में लिखा होता है, तो वो कंपनी क्या कही जाती है? लिस्टेड कंपनी, जिसका नाम वहां की लिस्ट में है, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में है, वो होती है लिस्टेड कंपनी। या उसको एक नाम होता है कोटेड। कोटेड मतलब उसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड है। तो अब एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड है, वो कभी भी लिस्टेड नहीं होती। हाँ, जैसे एक कंपनी है ए, वो पब्लिक कंपनी है। वहां पर एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड, ये पब्लिक कंपनी है। यहां 3000 इक्विटी शेयर होल्डर हैं। बी लिमिटेड भी है, ये भी पब्लिक कंपनी है, यहां 3500 इक्विटी शेयर होल्डर है। पर यह कंपनी का नाम बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिखा हुआ है, तो यह कंपनी क्या हो गई? बी कंपनी क्या कही जाएगी? लिस्टेड। लेकिन ए कंपनी का नाम बीएसई में नहीं है, एनएसई में नहीं है, ना बीएसई में है ना एनएसई में है, मतलब ये कंपनी क्या हो गई? अनलिस्टेड। ये मैंने आपको रफली बताया है, ये मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर ये होती है कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड। ठीक है। अब बेटा मैं जो बताने जा रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, इसको आप लोड मत लेना, जस्ट फॉर नॉलेज समझ कर छोड़ देना, लिख कर रख देना। शेड्यूल 3 डिवीजन 1 डिवीजन 2 में अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं, बैलेंस शीट के फॉर्मेट अलग अलग हैं। ये जो फॉर्मेट है ना, ये डिवीजन 2, ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड कंपनी, ऑल
लिस्टेड कंपनीज, ये जो फॉर्मेट है डिवीजन 2 ये एप्लीकेबल है ऑल लिस्टेड कंपनी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, कोटेड है। और दूसरा ऑल अनलिस्टेड कंपनी whose net worth is 250 or more than 250 करोड़। और यहां पर होगा एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड कंपनी having net worth of less than 250 करोड़। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जस्ट फॉर ए नॉलेज। हम सीए जैसी डिग्री लेने जा रहे हैं तो हमें कुछ नॉलेज भली वो अभी ऑन पेपर हो, याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके पास लिखा रहा है बस। पता नहीं कभी एमसीक्यूज में इसको पॉइंट बना ले तो भगवान जाने, इसलिए हमने लिख तो लिया। डिवीजन 1। अच्छा यहां पर एक चीज और, यहां पर एस एप्लीकेबल होते हैं, यहां पर एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और यहां पर एस होते हैं इंड एस। यहां पर एप्लीकेबल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और यहां एप्लीकेबल है इंड एस। जिन कंपनी पर एस एप्लीकेबल है वो अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 से कम करोड़ है, 250 करोड़ से कम है, उन पर एस एप्लीकेबल होते हैं और उस पर डिवीजन 1 वाला फॉर्मेट एप्लीकेबल है। एस और इंड एस। तो बताओ हमें ये पढ़ना है इंटरमीडिएट में और ये पढ़ना है फाइनल में। हमें सिर्फ ये पढ़ना है बेटा, वो हम फाइनल में पढ़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे फाइनल में। अच्छा बेटा कौन सी कंपनी बड़ी है इसमें बताओ, डिवीजन 1 या डिवीजन 2, कौन सी कंपनी बड़ी कंपनी दिख रही है इसको आप में? बड़ी बड़ी कंपनीज डिवीजन 2 जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, मतलब बड़ी कंपनी है, तो वो उन पर क्या लगता है, एस या इंड एस? इंड एस। और जो कंपनी छोटी है 2 करोड़ 20 लाख 50 लाख 5 करोड़ 150 करोड़ छोटी कंपनी है, उन पर क्या लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस। इंटर में क्या है, एस। फाइल में क्या पढ़ोगे, इंड एस। हमें तो ये पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हमारा फॉर्मेट तो कौन सा वाला होगा, डिवीजन 1 वाला फॉर्मेट होगा। तो हमें डिवीजन 1 वाला फॉर्मेट पढ़ना है। वो अनलिस्टेड कंपनी, देखिए लिस्टेड कंपनी हमेशा बड़ी होती है, लिस्टेड कंपनी ऑलवेज बड़ी ही होती है क्योंकि उसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, किसी का पब्लिक इशू आया है, मतलब बड़ी कंपनी है, तो वो तो बड़ी हुई। और अदरवाइज जो अनलिस्टेड भी है पर नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है तो वो भी बड़ी कंपनी हुई, उस पर इंड एस लगता है। अब आप जब पढ़ाएंगे सर आपको एस और इंड एस तो उसका पता पड़ेगा आपको क्या होता है दोनों में फर्क। वो मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एस एंड इंड एस। पर मैं ये बता दूं हमें एस पढ़ना है इंटरमीडिएट में, तो हमारा फॉर्मेट कौन सा वाला होगा, डिवीजन 1 वाला फॉर्मेट हम पढ़ेंगे कंपनी के केस में। अब आप ये सब चीजें भले आपको याद न रहे तो भी चलेगा, जो रेलिवेंट है वो अब शुरू होता है। अब यहां पर हमें फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट देखना है, कौन सा वाला, डिवीजन 1 वाला इंटरमीडिएट में, क्योंकि हम इंटर पढ़ रहे हैं। यहां पर शुरुआत होती है बैलेंस शीट की एज पर शेड्यूल 3। तो बेटा लिखा जाएगा बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम आएगा एक्स लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। यहां डेट आती है बैलेंस शीट, क्या लिखूं यहां पर, डेट के लिए क्या लिखूं, क्या लिखूं, एज, बोलो, एज ऑन,
देखिए, अभी तक सैकड़ों सालों से बैलेंस शीट के साथ आप एज ऑन लिखा जाता था, एज ऑन 31 मार्च 2025, लेकिन अब इसको गलत मान लिया गया और अब एज 31 मार्च 25 इसको सही माना गया। एज ऑन वर्ड हटाकर एज 8 वर्ड रख दिया गया। यदि आपने एज ऑन वर्ड यूज कर लिया तो एग्जाम में आपका 1 नंबर वो कट कर सकता है। एज ऑन वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया एज 8 वर्ड से। ठीक है भाई। अच्छा, P&L पूरे साल भर का बनता है। P&L पूरे, उसमें परचेज साल भर की होती है, सैलरी साल भर की होती है, सेल साल भर की होती है, करेक्ट। उसमें जीपी भी साल भर का निकलता है, नेट प्रॉफिट भी। तो P&L होता है फॉर द ईयर, P&L होता है पूरे साल भर का। लेकिन क्या बैलेंस शीट पूरे साल भर की होती है या 31 मार्च के दिन की होती है? पूरे साल भर की होती है या 31 मार्च की पोजीशन शो करती है? P&L शो करता है पूरे साल भर का पोजीशन, लेकिन बैलेंस शीट शो करती है 31, जिस दिन बैलेंस शीट बनाई जा रही है उस दिन की पोजीशन, उस दिन की कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी, उस दिन की कंपनी की फाइनेंशियल वर्थ, उस दिन की कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा बताओ, इसलिए P&L जब बनता था लिखते थे P&L फॉर द ईयर, और बैलेंस शीट के साथ लिखते थे एज ऑन, मतलब इस दिन की बैलेंस शीट बनती है। तो अभी तक हम बैलेंस शीट बनाते आए 31 एक दिन की। अच्छा, बैलेंस शीट एक दिन की बनती है तो पता पड़ गया, 31 मार्च की बनती है तो पता पड़ गया, साल भर की नहीं बनती है तो पता पड़ गया, वो किसी एक पर्टिकुलर डे की होती है पता पड़ गया, लेकिन उस दिन की दिन भर की होती है या दिन भर के किसी पर्टिकुलर टाइम की? वो बैलेंस शीट 31 मार्च की तो है, 31 मार्च के दिन भर की है या दिन भर के किसी पर्टिकुलर टाइम की? ये हमें सोचना है। आप बर्थडे के लिए, आपका बर्थडे, बर्थडे, आप बर्थ डे मनाते हो या बर्थ टाइम मनाते हो? बर्थ डे मतलब आपका बर्थडे पूरे 24 घंटे चलता है। रात को 12 बजे से आपको बम पड़ना शुरू होते हैं, मुक्के पड़ते हैं। यदि आपके सच्चे दोस्त हैं तो आपको शायद रात में 12 बजे मुक्के खाने को मिले होंगे। बर्थडे बम पड़ते ही नहीं पड़ते हैं? तो रात को 12 बजे से बर्थडे शुरू होता है, अगले दिन रात को 12 तक आपका बर्थडे, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, पूरे दिन भर बर्थ टाइम सेलिब्रेट नहीं करते। जबकि आपका बर्थ शाम को मान लो 4:22 पे बर्थ हुआ, तो आप सेलिब्रेशन पूरे दिन भर करते हो या 4:22 पर करते हो? तो आप क्या सेलिब्रेट करते हो, बर्थडे या बर्थ टाइम? बर्थ डे, न कि बर्थ टाइम, करेक्ट। अब बैलेंस शीट पूरे दिन भर की होती है या दिन भर के किसी टाइम की? बोलो। बैलेंस शीट, मेरा बर्थडे इस दिन है, माय बर्थडे इज एज ऑन, मेरा बर्थडे इस दिन है मतलब एज ऑन। तो बैलेंस शीट पूरे दिन भर की होती है, 31 मार्च के दिन भर की, या उसके किसी पर्टिकुलर टाइम की? क्या मानते हो आप? बोलो बोलो। आप वहां जो कैश लिखते हो बैलेंस शीट में, कैश वो दिन भर की कैश होती है सुबह से शाम तक की, या 31 मार्च की शाम की कैश होती है? वो जो कैश लिखते हो, कैश इन हैंड, वो कब की होती है? पूरे 24 घंटे की कैश या 24 घंटे में शाम को 8 बजे 7 बजे की कैश लिखते हो? बोलो। स्टॉक कब का लिखते हो, दिन भर का या शाम का? क्लोजिंग स्टॉक कब का होता है? आपका दिन सुबह शुरू हुआ 11 बजे, काम शुरू हुआ, दुकान खुली 11 बजे, दुकान 11 बजे खुली, तब स्टॉक 7 लाख था और दुकान में 2 लाख का माल बिक गया तो स्टॉक बचा 5 लाख। बताओ स्टॉक कौन सा लिखोगे? साल के पहले साल के दिन के सुबह कितना था? 7 लाख। दिन की शाम को कितना है? दिन भर स्टॉक 7 से शुरू कर 5 पर पहुंचा। आप कौन सा लिखोगे बैलेंस शीट में? 5 लाख लिखोगे। तो दिन भर वाला स्टॉक लिखा या दिन के एंड वाला लिखा? एंड वाला। कैश आपको 31 मार्च की सुबह कैश आपके पास थी 58,000, पर शाम को बची 10,000। क्या करोगे? कौन सी लिखोगे? दिन भर जो कैश रही वो या शाम को जो बची वो? इसका मतलब बैलेंस शीट दिन भर की होती है या दिन भर के किसी पर्टिकुलर टाइम की? पर्टिकुलर टाइम की। बैलेंस शीट पर्टिकुलर टाइम की होती है।
तो अब बताओ बैलेंस शीट यदि किसी पर्टिकुलर टाइम की, जैसे जैसे दुकान शाम को 6 बजे बंद हुई तो कैश कब की लिखी जाएगी? 6 बजे की। स्टॉक कब का लिखा जाएगा? 6 बजे का। बैंक बैलेंस कब का लिखा जाएगा? शाम को 6 बजे कितना बैंक बैलेंस बचा है। आपके पास स्टॉक, डेटर, उधारी जो है लेना है वो भी शाम को 6 बजे की। तो सारी एसेट लाइबिलिटी कब की लिखोगे आप? दिन भर की या शाम की 6 बजे की? शाम। तो बैलेंस शीट के लिए कौन सा वर्ड ठीक है? एज ऑन मतलब पूरा दिन, एसेट मतलब पर्टिकुलर टाइम। क्या सही है बोलो? एज ऑन या एजेट? मतलब आप सोचो, ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग तो होगा। पूरी दुनिया को 2-4-5 साल पहले समझ में आया कि हम सैकड़ों सालों से एज ऑन वर्ड यूज कर रहे थे, वो गलत था। हमें अब अकल आई दुनिया को कि एजेट वर्ड सही है। तो मतलब आप सोचो कि कुछ न कुछ तो इसमें बारीक सा डिफरेंस है, पर ज्यादा सही तो एज एट है। बताओ, एक बैलेंस शीट बन रही है होटल की, रेस्टोरेंट की बैलेंस शीट। रेस्टोरेंट जो लोगों को फूड सर्व करता है, रेस्टोरेंट आप समझते हो, वो रात को रेस्टोरेंट 11 बजे बंद होता है। तो बताओ उसकी कैश कब के ली जाएगी? 11 बजे की। बैंक बैलेंस 11 बजे का। इन्वेंट्री, इसका मतलब उसके लिए 11 बजे तो बैलेंस शीट बनेगी पूरे दिन के नहीं, उस दिन के 11 बजे क्या एसेट लायबिलिटी थी। एक बिजनेस है जो शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, एक दुकान जो 6 बजे बंद हो जाती है बस, उसके बाद तो फिर वहां पर एसेट लायबिलिटी कब की जाएगी? शाम को 6 बजे की। किसी की दुकान 8 बजे बंद होती है तो वो फिर कैश कब की लेगा? 8 बजे की। तो बताओ बैलेंस शीट कब की बनती है? पूरे दिन की या दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम की? दिन के पर्टिकुलर टाइम की। तो वर्ड क्या ज्यादा सही है बैलेंस शीट के लिए, एज ऑन या एज एट? इसलिए अब आपको ध्यान रखना है, कभी भी बैलेंस शीट के बाद डेट लिखते वक्त भूल कर भी एस वर्ड, एज ऑन वर्ड नहीं लिखना है। तो बेटा यहां लिखा जाएगा एज एट 31 मार्च 2020। आपका 26 आ जाएगा ना? आपकी एग्जाम तक क्या आ जाएगा? 20, जो भी आपका आएगा। ऑनलाइन भी समझ में आ गया होगा, ऑनलाइन को भी ठीक है। तो यहां से शुरुआत हुई बैलेंस शीट की। मेरे बाद किसकी बेचे? ब्रेक है इसके बाद कितने मिनट का? आधे घंटे का। फिर बेच किसकी है? जो भी हो। तो अब मेरा टाइम तो 1 बजे तक ही मुझे दिया है ना, आज 1 बजे की टाइम है, और आज 1 बजे तो मुझे बैलेंस की शुरुआत में लग गया। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका मैं बेवजह टाइम लूँ ज़्यादा, पर मैंने बस आपको शुरुआत ही की है आज। तो देखते हैं। तो ये बैलेंस शीट की शुरुआत भी नहीं हो पाई, मैं तो कहूँगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे आज 45 मिनट ही मिले। इंट्रोडक्शन है, अभी जल्दी हम पढ़ाना भी शुरू कर देंगे। बस आपको 1 दिन 2 दिन तो ये देखना चाहिए कि टीचर कौन कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर। थैंक यू। ये बता दूं, डाउट के लिए बेटा हम लोग डाउट क्लास में भी सॉल्व करेंगे। मुझे तो वो बच्चे बहुत पसंद है जो मुझसे डाउट पूछते हैं। डाउट तभी पूछेंगे ना जब उनको समझ में आया और कुछ चीजें पूछनी है, उन्होंने ध्यान दिया और अब उन्हें कुछ पूछना है। क्लास में डाउट पूछे मुझे अच्छा लगेगा, क्लास में पूछे में डर लगता है, हेजिटेशन है, क्लास के बाहर आके पूछो। नहीं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो आप उस पर भी मुझे मैसेज करके आप डाउट पूछ सकते हो। मुझे डाउट पूछने वाले बच्चे बहुत पसंद है, वो मतलब मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। कनेक्ट रहिए। टीचर से आपको डरना बिल्कुल नहीं है, किसी भी टीचर से। यहाँ पर कोई भी टीचर डरावना नहीं है, सब टीचर यहाँ पर आपको फ्रेंडली रहेंगे। आपको जब भी डाउट आएगा आप इजीली, आप कंफर्टेबली होकर उनसे डाउट पूछ सकते हैं। तो उसमें वो बेटा डाउट पूछना आपका राइट है, उस राइट का उपयोग करो और अपने डाउट घर लेके मत जाओ। आपने फीस दी है, वो आपको अपना राइट पूरा यूज करना चाहिए। यहां से डाउट लेके घर मत जाइए। हम सॉल्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेहतर है बजाय कि कंफ्यूज होने के, यार अब क्या करें समझ में नहीं आया, अरे बाहर जाके निकलो, तुरंत टीचर से डाउट पूछ लो कि सर ये मैं फिर से बता दो, हम फिर से बता देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।